पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो 5 राज्य जा रहे हैं इस बार चुनाव में 2022 में, यानी 2022 के उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध में, उत्तरार्ध में भी 2 और जाने। तो इसमें से 3 बड़े राज्य हैं, पंजाब, यूपी एंड उत्तराखंड। आइए इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ भाऊ तोरसेकर जी जुड़ गए हैं और ओंकार जी जुड़ गए हैं। आइए चलें चर्चा करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमें फॉलो और हमें सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नमस्ते सभी दर्शकों को, नमस्ते ओंकार जी को, नमस्ते भाऊ जी को, आपका स्वागत है। तो मैं भाऊ से शुरू करता हूँ। भाऊ, पंजाब में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव में किस तरह से रीति नीति चलेगी। कांग्रेस के आपसी झगड़े नहीं खत्म हो रहे, अकाली दल का कुछ पता नहीं चल रहा, आम आदमी पार्टी टिकट बेच रही है और अमरिंदर और भाजपा के गठबंधन के बारे में और कुछ तो नहीं पता है, लेकिन ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग दूसरे दलों को छोड़ के इस गठबंधन को ज्वाइन कर रहे हैं। आपका क्या आकलन है, पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में ये तय हो रहा है कि 10 मार्च के बाद कौन से पार्टी में कौन है, ये तय होगा। अब तो सिर्फ बातें चलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र का जो 2019 का चुनाव था उसके बाद तय हुआ कौन किस पार्टी में। यानी रिजल्ट होने के बाद ही तय होता है कौन किस पार्टी में, किस साइड में। अब तक हम ये मानते थे कि भाई टिकट बंटवारे तक या उम्मीदवारी जो है नॉमिनेशन वापस लेने तक तय होता है, लेकिन अभी तो महाराष्ट्र ने एक नया ये पैदा कर दिया, परंपरा पैदा कर दी कि रिजल्ट के बाद भी तय होता है। तो इसलिए आज नहीं बोल सकते कि कौन किस पार्टी में है, इसका इंतजार करना पड़ेगा 10 मार्च तक। और दूसरी बात मैं मानता हूँ कि 10 मार्च तक को बीजेपी को हारना पड़ेगा, क्योंकि 10 मार्च को जीतना है तो योगी हो, मोदी हो, बीजेपी हो, उनको तो 10 मार्च तक रोज हारना पड़ेगा मीडिया में। दुर्दैव ये इन लोगों का है कि मीडिया के जो बातें चलती है, सर्वे चलता है, आकलन चलता है, विश्लेषण चलता है, उस पर हमारे चुनाव के रिजल्ट निर्भर नहीं होते, वोट की गिनती के बाद होते। इसलिए 10 मार्च तक मुझे लगता है ये होगा। और दूसरी बात, आप जो बोल रहे हो कि बीजेपी और अमरिंदर का क्या होगा, तो 6 महीने पहले मैंने जब सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जा रहा था, उस वक्त मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अमरिंदर सिंह पार्टी छोड़कर निकलेंगे, रीजनल पार्टी बनाएंगे और बीजेपी के साथ जाएंगे। तो कम से कम वो होते हुए दिखाई दे रहा है। और एक जाते जाते एक बात छोटी सी बोल दूं कि एक अजीब बात है, ये एक हॉकी का कैप्टन है, वो कांग्रेस के साथ है, और हॉकी का बॉल और जो हॉकी स्टिक होती है, ये तो इस कैप्टन को मिल गई। ये अजीब बात है। यानी अमरिंदर का जो चुनाव चिन्ह है वो हॉकी स्टिक और हॉकी बॉल है, लेकिन इसी टीम खेल का कैप्टन जो है प्रगट सिंह, वो तो कांग्रेस के साथ है। इसलिए समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला है। ओंकार जी, आप देख रहे हैं कि पंजाब में जो भगदड़ है वो उल्टी है, और वो उल्टी है मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि लोग बीजेपी छोड़ के इधर उधर जा रहे हैं, पंजाब में लोग बीजेपी अमरिंदर के गठबंधन में जा रहे हैं। ये क्या संकेत देता है? देखिए, सबको उम्मीद इसी बात की थी कि जब चुनाव घोषित हो जाएंगे तब कांग्रेस पार्टी में जो अमरिंदर सिंह के सपोर्टर हैं, जो उनके बहुत करीबी रहे हैं, जिनकी वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजह से जिनको टिकट वगैरह मिले थे या पिछली बार टिकट नहीं मिल पाए थे, तो वो लोग घोषणा के बाद अपने जेस्चर तय करेंगे कि उनको कहाँ रहना है। और उम्मीद थी
कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ तभी लोग आएंगे जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उससे पहले नहीं आएंगे। तो अब कुछ लोग तो पहले ही या तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के इशारे पर या अपनी मर्जी से जो कैप्टन के करीबी थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो ये रणनीति है कैप्टन अमरिंदर सिंह की या कुछ और है, ये अभी भी मैं व्यक्तिगत तौर पर समझ नहीं पाया हूँ। इनके कई निकट के साथ जो इनके साथ देखे जाते थे वो भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने संभाला है और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भी लोग आ रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि चुनाव चढ़ रहा है, चुनाव जो है वो धीरे धीरे चढ़ रहा है, बयानबाजी भी हो रही है। जहां जिसको लग रहा है कि टिकट नहीं मिलेगा या टिकट मिलने में मुश्किल है या लगभग संकेत मिल गया है कि टिकट नहीं मिल रहा है, तो फिर वो अभी इस तलाश में हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में जाकर के वो चुनाव लड़ने की स्थिति में तो कम से कम रहे। ऐसा ना हो कि घर के रहे ना घाट के, इधर भी टिकट ना मिले और दूसरी जगह भी टिकट ना मिले, वहां भी कोई दूसरा कैंडिडेट तय हो जाए। तो ये एक फेज होता है संजय जी, जब चुनाव की घोषणा हो जाती है या चुनाव की घोषणा होने वाली होती है, उस समय लोग सुरक्षित घर तलाश करने की कोशिश करते हैं। बड़ा दिलचस्प जो है वो अखिलेश यादव का, जब यूपी पर आएंगे तो उसका जिक्र करेंगे, पर थोड़ा सा जिक्र तो कर देता हूं। उन्होंने एक टैग लाइन आज दी है, मेला होवे। तो शायद अखिलेश यादव ये भूल रहे हैं या कभी अपने चाचा या अपने पिताजी के साथ कभी मेलों में जाने का उनका अनुभव है नहीं, कि मेले में लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, जो उनकी मर्जी होती है वहाँ चाट पकौड़ी जो भी पकवान वो खाते पीते हैं, वहाँ अगर दंगल हो रहा है तो वो देखते हैं। उसके बाद जो है फिर वो कुछ खिलौने, कुछ दूसरी चीज़ें खरीदते हैं बच्चों के लिए, बच्चों को दिलवाते हैं और उसके बाद अपने घरों को लौट जाते हैं। बस मेले की आयु इतनी ही होती है। तो वो जो टैग उन्होंने आज लगाया है, पता नहीं क्या सोच के लगाया है, किसकी सलाह से लगाया है। तो अगर वो मेला होवे ही कर रहे, खेला होवे की तर्ज पर, तो इसका मतलब वो ना तो खुद समझे हैं और ना बाकी लोग उनकी समझ में आएगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। मेले से तुलना लोगों के आने की क्यों कर रहे हैं। बहरहाल हम पंजाब की बात कर रहे थे, तो पंजाब में कई तरह के खेल आप देख रहे हैं, कांग्रेस के भीतर भी। कांग्रेस में जो कुछ हुआ है उसकी वजह से कैप्टन ना मुख्यमंत्री हैं और अब मुख्यमंत्री जो हैं उनको भी सिद्धू साहब लगभग रोज ही गरिया रहे थे, अब आकर के थोड़ा सा शांत हुए हैं। लेकिन कल का जो उनका बयान है कि पंजाब की जनता तय करेगी कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, ये 10 जनपद तय नहीं करेगा, ये प्रियंका वाड्रा तय नहीं करेगी या राहुल गांधी या सोनिया गांधी तय नहीं करेगी। इसका क्या मतलब है? वो प्रेशर बनाने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं कि मुझे एज चीफ मिनिस्टर चेहरा घोषित किया जाए और लगभग ऐसा ही प्रेशर चन्नी बना रहे हैं कि मुझे चीफ मिनिस्टर घोषित किया जाए। तो एक बात तो आप तय मान लीजिए कि कांग्रेस के तो जितना जूतों में दाल बट सकती है वो बट भी चुकी है, अभी बट भी रही है और आगे भी जब टिकटों का बंटवारा होगा तब आप देखिएगा कि असली सिर फुटअव्वल तब होगा। नवजोत सिंह सिद्धू अपने लोगों को टिकट दिलाना चाहेंगे, चन्नी अपने और आपके जाखड़ साहब अपने लोगों को, क्योंकि कैंपेन कमेटी का उनको चेयरमैन बनाया हुआ है, और रणधावा से लेकर के तमाम लोग। तो कांग्रेस का खेल तो एक्सपोज हो भी चुका है और आगे और होने वाला है। जहां तक अकाली दल का सवाल है संजय जी, अकाली दल सबसे माड़ी हालत में है, जो पंजाब की भाषा है, कि वो जो है इस समय उनको खुद को यकीन नहीं है कि उनकी पिछली बार जितनी सीटें आई थी उतनी सीटें भी आ पाएंगी।
क्योंकि सबसे बुरी हालत में वो इसलिए है कि जब 3 कृषि कानूनों का फैसला हुआ था कैबिनेट में, हरसिमरत कौर कैबिनेट मिनिस्टर थी, उनकी भी सहमति की मोहर थी। दूरदर्शन का एक इंटरव्यू उनका है, बाद में जब ये कानून बन गया उन्होंने सहमति व्यक्त की थी, उसकी प्रशंसा की थी। जो आंदोलन चला रहे थे, जो विरोध कर रहे थे, कांग्रेस समेत अ, आम आदमी पार्टी समेत सबकी आलोचना कर रही थी। तो इसको अस्त्र बना लिया है उनके सारे विरोधियों ने, और अकाली दल जवाब देने की स्थिति में नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंड तो रहा है कि भाई हमने कृषि कानून बनाए, और अगर आपको हम नहीं मना पाए तो हमने वो वापस भी ले लिए। अब कुछ अराजक तत्व, कुछ उग्रवादी तत्व, कुछ ऐसे लोग जो विदेशी संगठनों के इशारे पर काम करते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोकने के लिए और प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने के लिए। अब ये चीजें जब टिकट बंट जाएंगे, जब नॉमिनेशन की तारीख खत्म हो जाएगी, जब अंतिम चेहरे सबके सामने आ जाएंगे पॉलिटिकल पार्टियों के, जब चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा, तब ये साजिशें और ये सब चीजें कहाँ टिक पाएंगी, ये देखना जरा दिलचस्प है। और एक जो केजरीवाल साहब, जिनको लग रहा है कि पिछली बार तो हम रह गए, पिछली बार हमें, और आपको याद होगा इन्होंने इस उम्मीद में बड़े लंबे चौड़े टेंट वेंट लगवा लिए थे दिल्ली में, और लाउड स्पीकर वगैरह लगवा करके लड्डू वड्डू के आदेश दे दिए थे। पता नहीं कितने क्विंटल लड्डू की बात की थी। और उसके बाद जब इनकी सीटें 20-21 पर सिमट कर रह गई और कांग्रेस की 77 सीटें आ गई, तो उसके बाद वो लड्डू भी, मुझे किसी ने कहा कि साहब कांग्रेस के ही खेमे में भिजवाने पड़े इनको, और वो डेरे तंबू टेंट जितने भी लगवाए थे वो सब उखड़वाए, कुर्सियां वापस भिजवाई, तो बड़ी निराशा थी। मुझे डर इस बात का है कि इस बार भी कुछ वैसा ही सुंदर कांड ना हो जाए अरविंद केजरीवाल के साथ, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही विश्वास में भरे हुए हैं। टिकट और बेच रहे हैं अभी तो। हाँ, अभी तो वहाँ राघव चड्ढा के साथ कुछ अनहोनी हुई है, वो सोशल मीडिया पर तो था कि पिटाई हो गई है, पर पब्लिक है और वो कम से कम इन सब चीज़ों को जानती है। अभी ये तय नहीं कर पाए हैं कि चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा। संगरूर के एमएलए भगवंत मान की बात सुन रहे हैं आज कि साहब भगवंत मान को, जो अपने पैरों पर ठीक से खड़े नहीं हो पाते हैं शाम को 6 बजे के बाद, तो ऐसे लोगों को अगर ये चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाएंगे, ये सोच करके कि मालवा रीजन में इनको फायदा मिल जाएगा जहाँ से सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं, तो मुझे लगता है कि ये इनका आत्मघाती फैसला होगा अगर ऐसा किया तो। और जहाँ तक सवाल है आपका किसान संगठनों का और उनके नेतृत्व का, तो वो पूरी तरीके से एक्सपोज होने जा रहे हैं इस चुनाव में, क्योंकि आंदोलन चलाना किन्हीं मुद्दों पर एक अलग बात होती है, और चुनाव मैदान में जाकर के उतरना, सरकार बनाने का दावा करना, बहुत आकर्षक बातें करना, वो एकदम डिफरेंट बात होती है। इस देश की जनता को हमने देखा है अलग अलग प्रदेशों में, बहुत सारे आंदोलन कवर किए हैं जो गैर राजनीतिक थे, और उनमें से जब कुछ चेहरे अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में आए तो लोगों ने उनको आउटसाइडली रिजेक्ट किया। राकेश जी हाँ, टिकैत जी हाँ, की जी भी, हाँ। राकेश टिकैत की 2 जगह से जमानत जब्त हुई थी, 2007 और 2014 में। तो ये सब चीजें हमारे सामने हैं। तो पंजाब का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। किस करवट ऊंट बैठेगा अभी कह नहीं सकते। भाऊ के पास चलता हूँ दोबारा। भाऊ, ये जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ वाला जो खिलवाड़ हुआ अभी, आपको लगता है ये कोई मुद्दा बनेगा क्या? मुद्दा तो बनाएंगे नहीं, लेकिन एक बात तो सीधी साफ है कि इसमें जो मेरा ख्याल है इंडिया टुडे ने कुछ स्टिंग ऑपरेशन किया है। इससे 2-3 पुलिस अफसरों का बयान आ गया है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र था, हमने सूचना दी थी, उसको फॉलो नहीं किया गया,
लोकल पुलिस ने एसपी जी को अंधेरे में रखा, वो अगर देखते हैं तो लोगों के पास तो संदेश चला गया कि भाई इस चुनाव में बाकी सब तो होगा, लेकिन एक बात हमको तय करनी है कि क्या खालिस्तान की जो मूवमेंट हुई थी और हिंसाचार वगैरह हुआ था, वायलेंस हुआ था, क्या वो हमें रिपीट होना चाहिए, ये लोगों को तय करना है। और मैं मानता हूं कि ये लोग उसके खिलाफ जरूर जाएंगे। ये इन लोगों ने गलती कर दी कि जिस ढंग से मोदी जी को गाड़ी में रोकना पड़ा, और उसमें अगर आप थोड़ी सी एक और मैं जानकारी आपको दे दूं कि जिस ढंग से ये हुआ वो उसको मजाक के तौर पर लिया गया और दिखाया गया, ये बहुत भारी गलती है। क्योंकि जो कुछ हुआ, ऐसा अगर षड्यंत्र होता है तो उसमें 3 या 4 पड़ाव होते हैं, शायद ये पहला पड़ाव था। आपको याद होगा तो 95 में इसी ढंग से आदिस अबाबा में एक घटना हुई थी। अफ्रीकन लोगों की, कुछ अफ्रीकन नेशंस की कुछ कॉन्फ्रेंस थी, और उसके लिए इजिप्ट के उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे हुस्ने मुबारक वो गए थे। तो हुस्ने मुबारक जब आदिस अबाबा पहुंचे और एयरपोर्ट से निकलकर वो जहां परिषद थी वहां जा रहे थे, तो एक जगह पर अचानक एक नाके पर चौक में उनकी गाड़ी को कोई दूसरी गाड़ी आड़ी आ गई अचानक, और गोलीबारी शुरू हो गई। तो पैनिक होकर वो जो ड्राइवर था उसने पूरी की पूरी गाड़ी कुछ 7-8 किलोमीटर रिवर्स चलाई। यानी डर कर आगे चला जाता है हमेशा आदमी, लेकिन इसके ध्यान में, मगज में क्या आ गया दिमाग में, उसने रिवर्स में गाड़ी डाली और रिवर्स चलाते गया, और आगे जाकर यू टर्न लेकर वो सीधा एयरपोर्ट पर चला गया, और वहां फिर रुके नहीं। हुस्ने मुबारक वापस इजिप्ट आ गए। आगे चलकर जब इसकी इंक्वायरी हो गई तो ये पिक्चर क्लियर हो गया कि वो तो पहला पड़ाव था। उसके आगे रास्ता जहां से जाने वाला था, जहां से गाड़ी जाने वाली थी, उसके छत पर वगैरह शार्प शूटर बिठाए गए थे, और एक और पड़ाव था जहां इनकी गाड़ी बम से उड़ाने का प्लानिंग था। ये बाद में निकलकर सामने आ गए। लेकिन अगर उस वक्त वो, यानी उस प्लान में ये हिसाब में रखा है कि गोली चलेगी तो ये बिल्कुल स्पीड में गाड़ी आगे निकल जाएगी और नेक्स्ट सेकंड पड़ाव और थर्ड पड़ाव आ जाएगा। तो ये जो हम बोलते हैं ना, चन्नी साहब बोले कि भाई गोली कहाँ चली है, वायलेंस कहाँ हुआ, हमला कहाँ हुआ, पत्थर तो नहीं चले, ये जो बोल रहे हैं वो गलत है। ये गलत है। ऐसी जो बातें होती है षड्यंत्र में, तो उसमें बहुत सारे ग्रुप जो काम करते, उसको एक दूसरे के बारे में ज्यादा मालूम नहीं होता। तो ये अगर षड्यंत्र है तो बड़ा भारी षड्यंत्र था, बड़ा भारी षड्यंत्र था अगर होता तो इसलिए इन्होंने जो मजाक बनाने की कोशिश की, उसका गहरा असर मेरा ख्याल है कि पंजाब की आम जनता पर होगा कि क्या हम वापस खालिस्तानी वायलेंस चाहते हैं, और इस पर भी वोटिंग होगी। भले कोई बीजेपी या और कोई पार्टी इसका कैपिटल बनाने की कोशिश करे या ना करे, लेकिन हाँ, हुई थी, पिछली ये बार भी तो हुई थी। 2017 में भी हुई थी इसी प्रकार की, और वही हाँ, अमरिंदर को फ़ायदा मिला था उसका। तो इसलिए तो बात है कि, और आपने जो शुरू में बात की थी कि कुछ लोग और अपने ओमकार जी ने भी कहा कि देखो जो लोग निकल कर बाहर आ रहे हैं, इस पार्टी में उस पार्टी में जा रहे हैं, उस पर हम ढंग से देखें और समझने की कोशिश करें, तो शायद जो अमरिंदर के आदमी माने जाते हैं फिर भी बीजेपी में जा रहे हैं, इसका मतलब बहुत पहले से सीटों का बंटवारा हो चुका है। अगर ये सीट बीजेपी को जाने वाली है तो अमरिंदर ही कुछ लोगों को वहां भेज रहे, क्योंकि बीजेपी का उतना अच्छा संगठन पंजाब में रहा नहीं है, तो उनको भी कैंडिडेट देने की कोशिश अमरिंदर ही कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ये तो महाराष्ट्र में भी हुआ था। आज महाराष्ट्र में हमारे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो अब्दुल सत्तार नाम के एक मिनिस्टर है, वो शिवसेना से मिनिस्टर है,
लेकिन वो असल में बीजेपी में जाने वाले थे, लेकिन उनको जिस सीट से लड़ना था वो सीट तो बंटवारे में भी शिवसेना के पास थी, तो देवेंद्र फडणवीस ने उनको शिवसेना के पास भेजा था। तो ये बात अगर हम समझ ले तो मेरा ख्याल है कि पिछले 6 महीने से बीजेपी और अमरिंदर किसी को बिना बताए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, और रिजल्ट में उसका यानी उसका पिक्चर साफ हो जाएगा। अभी हम उस पर बात ना करें तो अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है। जी हाँ, अब थोड़ी सी बात उत्तराखंड में कर लेते हैं। ओंकार जी, उत्तराखंड में आपके पास क्या सूचना है और कैसा लग रहा है? देखिए, उत्तराखंड में जो सर्वे वगैरह आए हैं, अभी टाइम्स नाउ, नवभारत टाइम्स का सर्वे आया है, उसमें तो कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें जीतने जा रही है और कांग्रेस शायद वो दिखा रहे हैं कि मैं आपको निवेदन करूं कि जो हमारा जो सर्वे चल रहा है उसमें कांटे की टक्कर बताई जा रही है। जो अभिषेक तिवारी जयपुर डायलॉग्स का सर्वे चल रहा है, हालांकि बीजेपी उसमें आगे है, लेकिन सीटें जो है वो 37-38 ही बताई जा रही हैं। मेरी सूचना भी यही है। कल मैंने उत्तराखंड पर एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें देहरादून से एक विश्लेषक को जोड़ा था और दिल्ली से प्रमोद जोशी को जोड़ा था। दिनेश गोयल जुड़े थे देहरादून से, और दिनेश गोयल का तो कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहाँ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है, और इसके कारण भी उन्होंने गिनाए थे, और मोटे तौर पर कुछ कारण तो हमें दिखाई दे रहे हैं। जल्दी जल्दी जिस तरीके से 2 चीफ मिनिस्टर चेंज करने पड़े, तो 2 चीफ मिनिस्टर चेंज करने पड़ने की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को क्यों पड़ी, ये अपने आप में एक ये शो करता है कि जो भाजपा नेतृत्व था, वो अपने पहले और दूसरे चीफ मिनिस्टर के परफॉर्मेंस को, लीडरशिप को, विज़न को, इन सब चीज़ों को लेकर के और जनता में उनकी रीच को लेकर के आश्वस्त नहीं रहा। तो इसलिए फिर धामी को लाना पड़ा। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये फेरबदल जो अभी 6 महीने पहले, 8 महीने पहले हुआ है, ये अगर करना ही था भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को, तो शायद 1.5 या 2 साल पहले कर लेना चाहिए था, ताकि नए चीफ मिनिस्टर को पर्याप्त समय मिल पाता। लेकिन फिर भी जो वहाँ से सूचनाएँ हैं, जो मेरी बातें होती हैं, तो लोगों का कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी बहुत बुरी स्थिति में तो नहीं है। जैसा आम तौर पर कांग्रेस का सफाया हो जाता है 5 साल सत्ता में रहने के बाद, वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। दूसरे जो हम अगर आंकड़ों पर भी गौर फरमाएं संजय जी, तो 56 सीटें मिली थी 2017 में भारतीय जनता पार्टी को, और जी हाँ। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, तो लोकसभा चुनाव में 3 सीटें कम से कम ऐसी थी जो 3 लाख के अंतर से जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, और जो नैनीताल वाली सीट जहां से हरीश रावत हारे थे, वो तो 3,39,000 मतों से हारे थे। तो बहुत बड़ा मैं कह रहा हूं कि अगर लोगों में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के गुस्सा है या कोई ऐसी बात है, तभी बड़ा फेरबदल हो सकता है। अगर 2017 देखें, 2019 देखें, तो उसमें एकदम उलटफेर वाली स्थिति अगर हो जाए तो ही भारतीय जनता पार्टी हारेगी, वरना तो इतना आसानी से भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाएंगे। दूसरी बात ये है कि जो सक्सेसर है, यानी जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी में भी हालत कोई बहुत अच्छी थोड़ा है। हरीश रावत को कांग्रेस नेतृत्व उतना विश्वास क्यों नहीं दे पा रहा है जिसके वो हकदार थे। कई सर्वे हमने देखे हैं जिनमें कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर के चेहरे के तौर पर सबसे ज़्यादा ग्राह्य, सबसे ज़्यादा स्वीकार्य और सबसे ज़्यादा भरोसेमंद चेहरा अगर कोई है तो वो हरीश रावत का है। हरीश रावत वफादार भी है कांग्रेस नेतृत्व के प्रति,
पंजाब में जो कुछ इन्होंने चाहा, पंजाब के महासचिव प्रभारी के तौर पर, वो हरीश रावत ने करके दिया। नवजोत सिंह सिद्धू तो घर में बैठे हुए थे, वहां से हाथ पकड़ करके लेके आए बाहर, और जब हाथ पकड़ करके बाहर लेकर के आए, उनको इशारा किया कि नेतृत्व ये चाहता है, तो उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू आज तक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जो नेतृत्व चाहता था पंजाब में, वो इन्होंने करके दिया, और शायद इस उम्मीद में करके दिया होगा कि इसका इनाम इनको उत्तराखंड में मिलेगा, इनको इजीली चीफ मिनिस्टर के तौर पर पेश कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया। और प्रीतम सिंह के बीच में और इनके बीच में जो कुछ चलता रहा है, वो भी सर्वविदित है, और ये बिना हाई कमान के इशारे के तो चलता नहीं है। जब अलग अलग नेताओं में दिल्ली से हवा भरी जाती है, तो वो फूल करके गुब्बारा हो जाते हैं। तो ये अगर उत्तराखंड में कांग्रेस लटकी और भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाने में कामयाब हुई, तो इसकी एक बड़ी वजह अगेन कांग्रेस नेतृत्व ही होगा, जो हरीश रावत को पूरी ताकत दिल्ली से नहीं दे रहा है। क्योंकि उत्तराखंड की जनता तो फिर भी हमें दिखाई दे रही है, जब सर्वे होते हैं, पूछा जाता है, तो लोग हरीश रावत को पहले स्थान पर रखते हैं, यानी धामी से भी पहले स्थान पर रखते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी, भले ही थोड़े से अंतर से बनाए या जोड़ तोड़ करके बनाए, तो उसका श्रेय भी मुझे लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व को ही दिया जाएगा। जी। भाऊ, मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, और वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के परिप्रेक्ष्य में लागू होती है, और वो ये है कि अब सारा प्रचार जो है वो डिजिटल माध्यम से होगा, और उसमें एक बड़ा प्लस फैक्टर जो होता है बीजेपी के जो वोट हैं, ख़ास तौर से जो आखिरी वक्त पे आते हैं, वो मोदी की रैली से उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और दूसरा, कांग्रेस के जो सबसे बड़े प्रचारक बीजेपी के लिए हैं, राहुल गांधी, वो भी बहुत प्रभाव डालते हैं, और उत्तराखंड में यदि वो रैली करते, डायरेक्ट रैली, तो उससे बीजेपी को फ़ायदा होता। अब ये बीजेपी के लिए डबल नुकसान हो गया, तो मोदी भी रैली नहीं कर पाएंगे और राहुल गांधी भी रैली नहीं कर पाएंगे। लगता है इस चुनाव में थोड़े पीछे रहेंगे, जो कुछ आगे आगे की वो प्रियंका ही करेगी, क्योंकि वो माना जाता है कि वो ट्रम्प कार्ड है कांग्रेस के लिए। 10 मार्च के बाद तय होगा कि ट्रम्प कार्ड है या नहीं। लेकिन मैंने जो उत्तराखंड के बारे में सुना है, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बताया कि उत्तराखंड में बीजेपी के लिए धोखा अगर कोई है तो अंदरूनी है। एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ कुछ करेंगे, वरना कांग्रेस इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इजीली बीजेपी को हरा सकती है। हाँ, लेकिन बीजेपी में अगर 2-3 गुट एक दूसरे से टकराव में रहेंगे तो उसका नुकसान होगा। और तीसरी बात उसने बताई कि जितना मोदी को आगे करेंगे, मोदी को ही चेहरा करके, प्राइम मिनिस्टर को चेहरा बना के पेश करेंगे, उतना बीजेपी के लिए जीतना आसान होगा, ऐसा उसका कहना है। मैं तो गया नहीं उत्तराखंड, लेकिन उनका जो मेरे दोस्त है, उनका कहना ये है कि लोकल लेवल पर कोई स्ट्रांग लीडरशिप नहीं है। यानी पहले जमाने में मेरा ख्याल है खंडूरी थे, खंडूरी के बाद कोश्यारी थे, लेकिन उसके बाद कोई शायद स्ट्रांग लीडर बीजेपी के लिए खड़ा नहीं हुआ है। तो इसलिए जितना मोदी जी को पेश करेंगे और ये इलेक्शन लोकल के बजाय जितना नेशनल बनाएंगे, वो बीजेपी को फायदेमंद हो सकता है, ऐसे हमारे वहां के एक दोस्त का कहना है। तो अभी मुझे तो मालूम नहीं, क्योंकि मैं वहां गया नहीं और इतना बारीकी से उत्तराखंड को देखा भी नहीं। लेकिन ओमकार जी ने जो एक बात बताई, उसमें थोड़े मैं दुरुस्ती करना चाहूंगा कि एक के बाद एक 2 चीफ मिनिस्टर बदले गए, वो गलत है। धामी को लाया गया, इसका कारण था जो बीच में दूसरा चीफ मिनिस्टर लाया गया था, उसके लिए विधानसभा का चुनाव होना इम्पॉसिबल था। एमएलए उनको बनाना इम्पॉसिबल था, और वहां विधान परिषद नहीं है। इसलिए
जल्दबाजी में, यानी आपको याद होगा वही प्रॉब्लम ममता के लिए भी खड़ा हो गया था। तो इसलिए इमीडिएटली चीफ मिनिस्टर बदला गया 3 महीने 4 महीने के बाद, क्योंकि उपचुनाव होने नहीं जा रहा था। तो बस इतना तो है, बाकी उत्तराखंड के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। वो रैली के बारे में जो पूछा था मैंने, वो थोड़ा-सा हाँ, बताइए। रैली तो होने वाली नहीं है, लेकिन देखिए मोदी जी के बारे में आप बोलेगा तो मोदी जी डिजिटली बहुत स्ट्रांग है। उनको बड़ी रैली करने की जरूरत है नहीं। मोदी जी इनफैक्ट भारत में, हमारे देश में डिजिटल या सोशल मीडिया पेश करने वाले ही मोदी है, जिन्होंने पॉलिटिकली उसको स्ट्रांग बना के पेश किया। इतना स्ट्रांगली सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया लाया कि मेनस्ट्रीम मीडिया मानो लूला लंगड़ा हो गया। तो इसलिए डिजिटली बीजेपी के लिए मुझे नहीं लगता कि बड़ी रैली का कोई परिणाम होगा। हाँ, लेकिन आप जो बात बोल रहे हैं कि जितना कांग्रेस को डैमेज राहुल गांधी कर सकते हैं, वो अगर नहीं करेंगे तो उसमें बीजेपी का थोड़ा नुकसान जरूर होगा। चलिए अब बात चलते हैं, अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में बाबू से ही मैं पूछता हूँ इसी के निरंतर में, कि ये जो इस समय जो बीजेपी से अचानक आपने देखा कि कई मंत्री जो हैं चुनाव घोषित होने के बाद में वहाँ से निकल गए और जाके समाजवादी में मिल गए। आपको क्या लगता है कि इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है? इसको कैसे देखा जाएगा? पब्लिक कैसे देखेगी? नहीं, मैंने जो सुना है इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, उनको टिकट नहीं मिलने जा रहा था, और 50 लोग ऐसे हैं। इसका कारण भी हमें समझना चाहिए। जो मैंने 2 साल पहले जो जानकारी मुझे मिली थी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुत सारे लोग जैसे एमएलए थे, उनके खिलाफ लोकमत था, और अमित शाह प्रेशराइज कर रहे थे। लेकिन वसुंधरा राजे हो, शिवराज सिंह चौहान हो, या रमन सिंह हो, उन्होंने इनकार कर दिया था कुछ लोगों को ड्रॉप करने के लिए। अकेले एमपी में कम से कम 80 एमएलए ऐसे थे कि जिनको ड्रॉप करने का सुझाव था, लेकिन शिवराज सिंह माने नहीं, और 80 में से 55 लोग हार गए थे। बाजी कहाँ पलटी मध्य प्रदेश में, वो हमें समझ लेना चाहिए। और जयपुर से तो, राजस्थान से तो आप है, वहां की टैगलाइन ही थी, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। और वही तो परिणाम हमने लोकसभा में देखे। तो ये गलती जो वहां हुई थी, वो यूपी में दुरुस्त हो रही है कि नहीं भाई, किसी भी कारण हो, किसी भी ताकत लो, कोई भी बोले, फिर भी जिनके खिलाफ यानी एंटी इनकम्बेंसी है, ऐसे लोगों को वापस टिकट नहीं मिलेगा। अब आपने उसमें एक जानकारी जोड़ दी बीच में कि जो और पार्टियों से आए थे उनको हटाना है, तो जरूर हटा सकते। देखिए, मैंने एक बात पिछले भी हमारे डायलॉग में, संवाद में बोली थी कि मोदी जी और योगी जी ये चुनाव डिलीवरी पर लड़ना चाहते, और ये इन्होंने एजेंडा, यूपी का एजेंडा बदला है कि पहली बार यूपी का चुनाव कोई एश्योरेंस या आश्वासन के लिए नहीं हो रहा है, तो डिलीवरी पर हो रहा है। हमने ये कर दिया है, ये कुछ शुरू किया है, ये थोड़ा बचा है, ये तो आधा हुआ है, इसके लिए हमको एक्सटेंशन चाहिए। इस ढंग से बीजेपी यूपी में पेश हो रही है। इसके पहले ऐसा कभी नहीं होता ना। हमने अखिलेश को देखा है, मायावती को देखा है, उसके पहले कल्याण सिंह को भी देखा है, लेकिन डिलीवरी डिलीवरी एजेंडा बनाकर ये पहला चुनाव है शायद कि लड़ा जा रहा है। तो इसके लिए ये जो भागने वाले भागे, उससे कोई मतलब नहीं। जिनको जाना है वो जाए, इसकी परवाह मुझे नहीं लगता कि योगी करेंगे, मोदी करेंगे या अमित शाह करेंगे। हाँ, एक बात होती है कि एक मोरल बूस्टर या मोरल डाउन करने के लिए इसका फायदा होता है। पॉलिटिकल गेम जो होता है, उस गेम में, खेल में ये होता है कि भाई एक कोई पार्टी छोड़ के जाता है तो एक परसेप्शन बनाई जाती है। लेकिन आज का वोटर जो है वो परसेप्शन पर नहीं जाता, अनुभव पर जाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 3 दिन पहले यहाँ मेरे दिल्ली में बैंक का खाता जो बनाना है, इसके लिए मैं गया था, और
वहां का एक एग्जीक्यूटिव घर में भी आया था, तो वो भी बोल रहा था नहीं भाई ये तो आप बोल रहे सही है कि अच्छा वो तो खुद बोलता है कि मैं जयंत चौधरी का फॉलोअर हूँ, लेकिन बिल्कुल आसानी से यानी 250 से कम बीजेपी नहीं आएगी। इवन वेस्टर्न यूपी में भी बीजेपी का प्रभाव रहेगा कुछ पॉकेट छोड़कर, ये खुद वो बोल रहा है जो जयंत चौधरी का फॉलोअर है। तो इसमें हमें समझ में आता है कि जो मीडिया पेश कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो 6 महीने पहले अरे ममता भी हार गई तो बचेगा क्या, ऐसा रोने वाले जो थे वो आज जोर शोर से बीजेपी कैसे हारेगी ये रोज का रोज बता रहे, यूट्यूब पर बता रहे, चैनल पर बता रहे। तो ये तो बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, ये अपने यहाँ परंपरा बन गई कि चुनाव के वोटों की गिनती होने तक तो बीजेपी को हारना पड़ता है। तो इसलिए परसेप्शन की बात है तो बीजेपी आज ही हार चुकी है, लेकिन परसेप्शन की बात छोड़कर अगर हम वोटर और वोट गिनती के बारे में सोचे तो मुझे लगता है कि बीजेपी 300 पाएगी कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन 250 से आगे तो निकलने वाली। भाऊ भाऊ ने जो बताया, मैं ओंकार जी के पास चलता हूँ। तो ऐसी जानकारी आ रही है कि जो अलग अलग अलायंस किए हैं अखिलेश यादव ने, तो उनकी 100 से अधिक सीटें जो हैं वो अलायंस में जाएंगी। और आपको लगता है कि यदि 100 से अधिक सीटें ये अलायंस में दे देंगे तो फिर इनके पास जीतने क्या, संघर्ष करने लायक क्षमता भी बचेगी, समाजवादी पार्टी विशेषकर से? और एक टिकट तो आज अनाउंस हो गया बुलंदशहर जिले की अनूप शहर सीट से, वो शरद पवार की पार्टी को दिया है इन्होंने, के शर्मा, जो रहने वाले तो मेरठ के हैं और तारिक अनवर के करीबी हैं। उनको एनसीपी ने अनूप शहर सीट से कैंडिडेट घोषित कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि शरद पवार का क्या लेना देना है उत्तर प्रदेश से या अनूप शहर से या बुलंदशहर से? ये और ये पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, के शर्मा बड़े गोरे चिट्टे से हैं, सचिव हुआ करते थे, राष्ट्रीय सचिव भी हो गए थे राजीव गांधी के समय, लेकिन कभी कोई इलेक्शन जीत नहीं पाए कांग्रेस में भी रह करके उस दौर में भी। तो अब आप देखिए कि उनको अगर ये बुलंदशहर जैसे जिले में, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटें जीती थी पिछली बार, वहां से अगर एनसीपी के कैंडिडेट को समाजवादी पार्टी टिकट देती है और अगर ममता बनर्जी भी इनके प्रचार के लिए आई या वहीं से उन्होंने कोई मतलब हवाई भाषण दिया, जिसको वर्चुअल भाषण कहते हैं, तो वो भी चाहेंगी कि उनके 2-4 कैंडिडेट तो कम से कम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सहयोग करें उतर करके मैदान में। इसी तरीके वैसे तो हमारे श्याम सुंदर जी शर्मा मार्ट वाले, वो एक बार टीएमसी से भी लड़के जीत चुके हैं। तो मेरा कहने का आशय ये है कि अगर इस तरीके से ये टिकट बांटेंगे कि शरद पवार की पार्टी को, ममता बनर्जी की पार्टी को, उनकी पार्टी को, इनकी पार्टी को, और बस इसलिए कि वो या तो वर्चुअली भाषण दे दें या आ जाएं कभी अगर इजाज़त मिल जाए तो चुनाव आयोग से, तो तब तो अखिलेश यादव ने बना ली सरकार और जीत लिए ये इलेक्शन। भारतीय जनता पार्टी ने जो ओम प्रकाश राजभर चले गए, तो केवल निषाद पार्टी को अपने साथ जोड़ा। बाकी उनका जो पिछले 2017 में गठबंधन जितने लोगों से था, करीब-करीब उतने से ही अभी भी है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी से उनका गठबंधन है ही। और अगर आप देखें लिस्ट उठा करके तो जितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, उसके सापेक्ष में मुझे लगता है कि
75-80% सीटें उसने आसानी से जीती थी। तो उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अपनी जगह ठीक है। जो ये आपके स्वामी प्रसाद मौर्य है, दारा सिंह चौहान हैं, या जो उनके सहयोगी हैं, साथी हैं, जो इस समय जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का अपना दृष्टिकोण रहा है टिकट बंटवारे को लेकर के, कि भाई परिवारवाद को तरजीह नहीं दी जाती है। ऐसे में भी जो ये बाहर से आए थे, क्योंकि 2017 का जो चुनाव है उसको कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, और अलग-अलग पॉकेट में कुछ ऐसे नेताओं को जोड़ने की कवायद उस समय की गई थी, जो अलग-अलग वर्गों का, जातियों का, समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जो गैर यादव पिछड़े, अति पिछड़े थे, या गैर दलित जो और आपके जितने भी समुदाय, जातियाँ थी, उनको जोड़ने का प्रयास किया था, और उससे ही उनका जो वोट प्रतिशत है वो जाकर के 39% और 41% पर जाकर के बैठा था। उसकी वजह से एक एक वातावरण तो 2014 के बाद बन ही गया था, क्योंकि लोकसभा की 73 सीट्स जो है उस समय आ गई थी। नरेंद्र मोदी का चेहरा, वाराणसी से लड़ने का फैसला पूरे केवल ना केवल पूर्वांचल बल्कि मध्य में भी और पश्चिम तक उसका असर हुआ था। तो एक वातावरण भी था, और जो इनका कुशासन था 2012 से 2017 के बीच में, और जिस तरह की परिवार के भीतर लड़ाई थी, और जो ये कहा गया था कि 4.5 चीफ मिनिस्टर इस समय यूपी में काम करते हैं, एक खुद सुपर चीफ मिनिस्टर के तौर पर मुलायम सिंह यादव, खुद उनके बेटे चीफ मिनिस्टर शिवपाल यादव, आजम खान, और आधे चीफ मिनिस्टर जो है राम गोपाल यादव भी थे। तो 4.5 चीफ मिनिस्टर को झेलते हुए, और तमाम तरह की जो दंगे, फसाद, मुजफ्फरनगर, उन सब से लोग इतने आजिज़ आ गए थे, और जो माफियाओं का नेक्सस था, अब माफिया क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो एक्चुअल में क्या है कि ये अखिलेश यादव और जो दूसरे विपक्षी दलों के नेता हैं, ये एक गलतफहमी है कि लोगों को स्मृति दोष है, वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि 2017 और 2012 के बीच में हुआ क्या-क्या था। तो जब चुनाव प्रचार होता है तो भारतीय जनता पार्टी तो इन सब चीज़ों को याद दिलाती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जो 10 अलग-अलग कार्यक्रम हुए हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो रैलियाँ हुई हैं, जो जनसभाएँ हुई हैं, उन्होंने बाकायदा हर रैली में वो सब चीज़ें याद दिलाई हैं लोगों को। उनको सारा कुछ रिकॉल कराया है कि भई क्या-क्या हुआ था उस समय। तो ठीक है, इस समय अखिलेश यादव उछल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के पहुँचने पर, दारा सिंह चौहान के पहुँचने पर, कुछ और एमएलए के पहुँचने पर। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने 45-50 टिकट वाक़ई काट दिए सिटिंग एमएलए के, और वो जो भागेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ, क्योंकि और तो घर कोई दिखाई दे नहीं रहा आजकल उत्तर प्रदेश में, तो उनको ये सँभाल पाएँगे क्या? या उनको आश्वासन दे पाएँगे कि मैं सबको टिकट दे दूँगा? तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़े पैमाने पर हर चुनाव से पहले, 2017 से पहले भी, 2014 से पहले भी, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले भी, पश्चिम बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी बहुत सारे लोगों को भर्ती किया था। लेकिन उनमें से कितने लोगों को टिकट दे पाई भारतीय जनता पार्टी? कितने लोगों को सँभाल पाई? और ऐसे लोग जो जीतने के बाद भी फिर पश्चिम बंगाल में भी भागे, दूसरी जगहों पर भी ऐसा हुआ है। तो ये सब चीज़ें एक माहौल बनाने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब तमाम एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं, तमाम एंगल देखे जाते हैं, ज़मीन पर क्या चल रहा है, लोगों की थिंकिंग क्या है, किस पार्टी के बारे में, किस नेता के बारे में, कि आपने 5 साल में क्या किया था, इस पार्टी ने, इस नेतृत्व ने 5 साल में क्या किया है। तो
तुलनात्मक अध्ययन जब पब्लिक करती है उसके बाद फैसला करती है। जो 2012 और 17 के बीच का वातावरण था, माहौल था, दहशत थी, असुरक्षा का भाव था, बहू-बेटियाँ और बहन जो है वो उतनी सुरक्षित नहीं थी, माफियाओं का बोलबाला था, ज़मीनों पर कब्जे हो रहे थे और सरेआम बदमाशी सड़कों पर दिखाई देती थी। कम से कम वैसा वातावरण अब पिछले 5 साल से तो लोगों को देखने को नहीं मिला है और विकास होते हुए भी लोगों ने देखा है। तो संजय जी, उत्तर प्रदेश में जो कुल मिलाकर के वातावरण है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंता करने वाला नहीं है। हाँ, ठीक है, 325 सीटें नहीं आएँगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कहीं नहीं जा रही है। सरकार तो आएगी और इतनी कम भी नहीं होंगी सीटें, जितनी आजकल ये जो इकोसिस्टम है, लुटियन मीडिया है, एक पूरा अ, गिरोह है जो आशुतोष से लेकर के तमाम लोग जो हर प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी को हरा ही रहे हैं। तो जो भाऊ कह रहे हैं कि 10 मार्च तक तो भारतीय जनता पार्टी को हारना ही है, योगी और मोदी को हारना ही है, तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ कि एबीपी न्यूज़ वाले जो हैं वो हर सर्वे में प्रतिशत बढ़ा देते हैं समाजवादी पार्टी का। अब उन्होंने बढ़ा के उसको 34.5% कर दिया है। अब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से 34% आएँगे, लेकिन ख़ैर कल्पना के लिए लोक में तो कुछ भी किया जा सकता है। भाऊ से मैं पूछूँगा अपने दर्शकों के प्रश्नों की तरफ जाने के पहले, और दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया आप अपने प्रश्न पूछना आरंभ कर दें। तो ये पूछना है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर ही प्रमुख मुद्दा रहेगा उत्तर प्रदेश चुनाव में, या समाजवादी पार्टी जो कुछ मुद्दे बनाने का प्रयास कर रही है, जो कम से कम मुझे कोई ऐसा मुद्दा वो बना पाए हों वो नहीं दिख रहा। पहले वो बना रहे थे मुद्दा कि साहब ब्राह्मण नाराज़ हैं, अब उन्होंने ब्राह्मणों को गाली देना आरंभ कर दिया है क्योंकि ब्राह्मण उनके झांसे में नहीं आए। फिर वो हर तरह से उसको जातिवाद में करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा वो आज तक का यदि इंटरव्यू देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से अखिलेश जो हैं वो व्यवहार कर रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं, मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे उत्तर नहीं, प्रदेश देखिए में? मुख्य मुद्दे तो मैंने बोला कि एक बात होती है कि एजेंडा अगर मोदी जी और योगी जी ने सेट किया है वो एजेंडा डिलीवरी का है, और ये कोई डिलीवरी पर नहीं बोल रहे। मोदी बोल रहे ठीक है भैया, हमने इतना देने के बाद भी अगर आपको हमको हराना है तो हराओ, कोई बात नहीं। मोदी जी और योगी जी का अप्रोच देखिए आप, ये अभी कुछ नहीं बोल रहे कि हम बहुत सारा कुछ और देने वाले हैं, ये देने वाले हैं, वो देने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। ये आज बोल रहे हैं तो हमने 5 साल में जो बोला था उसमें से क्या क्या दिया, क्या क्या देने के लिए तैयार हो रहा है, ये बोल रहे हैं। और एक बात है कि हमको अगर ये जो सब ल्यूटियंस मीडिया हो या माहौल बनाने की कोशिश की रहे, ये लोग एक बात भूल जाते हैं कि बंगाल ममता दीदी ने जीत लिया, बंगाल ममता दीदी ने जीत लिया। ममता दीदी ने बंगाल नहीं जीता है, ममता दीदी ने नहीं जीता है। ममता दीदी को क्या बोलते हैं उसको, शहीद होकर कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ने जिताया है। पोलराइजेशन होता है तो उसके साथ काउंटर पोलराइजेशन होता है। जो लोगों को लगा उस वक्त बंगाल में कि भैया बीजेपी जीत सकती है, जो माहौल खड़ा किया गया था, तो उसमें दिखाई दे रहा था कि शायद बीजेपी सत्ता में आ सकती है, तो उसको रोकने के लिए कांग्रेस, आपने अभी बोला ना कि भाई परसेंटेज बढ़ा रहे, कहां से बढ़ा रहे, तो ये परसेंटेज वहां से आते हैं। आप देखिए कि बीएसपी के परसेंटेज घट रहे, लेकिन वो भी जो घटते हैं तो पूरे के पूरे समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आएंगे। उसमें से कुछ परसेंटेज जो होता है कि जो टोटली समाजवादियों के खिलाफ होता है, तो वो तो बोलेगा अरे बीजेपी को रोकना पड़ेगा, तो वो तो बीजेपी के समाजवादियों को रोकना पड़ेगा।
तो वो बीजेपी के साथ चला जाता है। जैसे टोटल बंगाल का चुनाव आप देखें तो टोटल पोलराइजेशन हुआ है, कम से कम 85% वोट दो पार्टियों में बट गए और 15% में बाकी सब पार्टियां बची कुछ ही जो पार्टियां है वो 15% में आ गई। तो इसमें हमको ये भी देखना पड़ेगा कि आज टक्कर में कौन है, तो समाजवादी पार्टी है, लेकिन इसमें जो पोलराइजेशन होगा वो बता रहे 41%, 42% कुछ बता रहे, एबीपी का सर्वे मैंने भी देखा। तो वो जब इस ढंग से पोलराइजेशन होगा तो वो 45% तक, 46% तक जा सकता है बीजेपी। और इसका मतलब है कि बाकी की पार्टियां पूरी की पूरी वाइप आउट हो जाएगी बंगाल जैसी। अगर समाजवादी पार्टी 100 तक पहुंचती है, इसका मतलब साफ है कि बाकी की पार्टियां निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी बाइपोलर सिस्टम यूपी में आ जाएगी। पिछले चुनाव में 2017 में हम देखे तो बीजेपी को तीसरे नंबर से पहले नंबर पर आना था, इसलिए, और किसी भी कहीं से कोई भी आता है तो उसको लेते थे। अब देखिए जब नई बिल्डिंग खड़ी की जाती है तो उसके लिए जो ढांचा पहले बनाया जाता है कंक्रीट डालने के पहले, तो उसमें बांबू लाए जाते हैं, कोई लकड़ियां लेते हैं, उसका एक ढांचा बनाते हैं। जब कंक्रीट पक्का हो जाता है तो ये लकड़ी और बांबू निकाले जाते हैं। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह ये समझ नहीं पा रहे कि आपको इन्होंने, बीजेपी ने बांबू या लकड़ी बनकर इस्तेमाल किया है। इनको लगता है देखो हम नहीं होते तो ये स्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं होता, तो अभी खड़ा हो गया। उनके पास आज भी अगर 41-42% वोट दिखाई दे रहे या दिखाए जा रहे सर्वे में, उसका मतलब साफ है आपकी जरूरत अब उनको नहीं है। बिल्डिंग पक्का ढांचा हो गया, पक्का ढांचा कंक्रीट का हो गया, अब उनको प्लास्टरिंग करना है, खिड़कियां दरवाजे बिठाने हैं, तो इसके लिए इनको तो निकलना पड़ेगा ना। तो जो भाग रहे हैं उनको पता नहीं उनको भगाया जाने वाला है। जिस ढंग से बीजेपी पार्टी बनाती है, बीजेपी 24/7 365 डेज पॉलिटिकल पार्टी है और चुनाव का ही सोचते हैं। वो जीते तो भी सोचते हैं, हारते हैं फिर भी सोचते हैं। बाकी की पार्टियां ये नहीं सोचती, ये इनकी समस्या है। अगर मोदी और योगी को हराना है तो कम से कम इनकी चाल क्या है वो तो समझना जरूरी है। ये बिल्कुल नहीं समझ पाते। आप देखिए कल परसों हमारे यहाँ शरद पवार जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे ली और बोले कि हम अभी समाजवादी पार्टी के साथ संयुक्त मोर्चा बनाकर लड़ेंगे। मुझे हंसी आ गई, क्या बात कर रहे। आपको मालूम है, आप यूट्यूब चैनल चलाते हो, मैं भी यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, ओमकार जी चलाते। जब हम यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं और उसका मोनेटाइजेशन हो जाता है, उसका कुछ रेवेन्यू के बारे में एग्रीमेंट करते, तो यूट्यूब वाले आपको क्या बोलते हैं, हाँ आपको हमने बिजनेस पार्टनर करके एक्सेप्ट करते हैं, आपको एग्री करना पड़ेगा। तो क्या कल से मैं बोलते फिर भाऊ आजकल क्या कर रहे हो, नहीं नहीं मैं तो यूट्यूब के साथ और गूगल के साथ बिजनेस पार्टनर बन गया। अरे ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर का बिजनेस है, उसमें अगर हम 1200 डॉलर हमको मिलते हैं तो पार्टनर का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो पवार साहब वहां मुंबई में बैठकर बोलते हैं कि हम तो यूपी में उनके साथ मोर्चा बनाकर लड़े। अभी 403 सीट में एनसीपी कितना लड़ने वाली है मुझे बताइए। और दूसरी एक तो बात पक्की हो समझिए, गई, हाँ एक सीट तो पक्की हो गई इसकी। एक तो सीट मैं मानता हूं कि 10 भी सीटें और तो 403 में 10 का मतलब क्या होता है। इसलिए मैंने बोला ना कि मैं भी यूट्यूब और गूगल का पार्टनर हूं, बिजनेस पार्टनर हूं। तो ये मैं खुद की मजाक उड़ाता हूं ना। और दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश में एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है या नहीं बात छोड़ दो, महाराष्ट्र में तो है, उनका कम से कम एक एमएलए है ना, अबू आजमी। क्यों अबू आजमी इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था पवार के साथ? सामने बैठे जो पत्रकार थे वो कम से कम ये तो पूछते कि भाई साहब, पवार साहब हम मान लेते हैं कि आप अखिलेश के साथ अलायंस कर रहे हो, लेकिन इनका यहाँ का जो महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट है और एमएलए अबू आजमी, वो आपके साथ क्यों नहीं है? इनके साथ पुराना एक एमएलए जो आज एनसीपी का एमएलए नवाब मलिक, वो बैठा था।
तो ये इस ढंग से जब पॉलिटिकल एनालिसिस चलता है तो पूरा का पूरा एनालिसिस मजाक बन जाता है, मजाक बन जाता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गड़बड़ होने वाली है। बीजेपी, हाँ, बीजेपी की सीट 300 से ज्यादा होगी कि नहीं ये मैं बता सकता, लेकिन जो 325 पर थे उससे वो पीछे आएंगे, 200 से नीचे आएंगे, बोलना खुद से मजाक है, खुद से मजाक है। और ये कौन बोल रहे हैं? ये आशुतोष वगैरह आप बोल रहे हो। अरे ये तो बंगाल का चुनाव चल रहा था तो रोज रो रहे थे, अरे ममता हार गई तो बचेगा क्या, ममता हार गई तो बचेगा क्या। और अब जब ममता कांग्रेस के साथ नहीं जा रही तो फिर उसके नाम से भी रोते। तो इनको तो रोना ही है। घर में हमारे होता है ना, कुछ एक बच्चा होता है कि कुछ भी दे दो तो रोते रहता है। तो अखिलेश हो या आशुतोष हो, ये लोग जो है ये सिर्फ रोने वाले हैं, कुछ करने वाले है नहीं। तो इनको कुछ भी दे दो, उनका सेटिस्फेक्शन होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने बोला, और मैंने इसके पहले भी आपसे 15 दिन 20 दिन पहले बात की थी, तब बोला कि मोदी जी ने एजेंडा बदला है। पहले आपको इनसे लड़ना है तो आपको उनका एजेंडा समझना चाहिए और उस एजेंडे पर अटैक करना चाहिए। अब जब अखिलेश बोलता है कि कहा इन्होंने तो सत्यानाश कर दिया, अब सत्यानाश का मतलब अगर 3 और 6 लेन का हाईवे मतलब सत्यानाश है, तो इनकी डेवलपमेंट की कंसेप्ट क्या है वो तो बताओ। कम से कम 4 नए एयरपोर्ट शुरू हो गए, मतलब सत्यानाश कर दिया। अजीब बात है। ये क्या, यानी क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, इस पर डिबेट करने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है मेरी तो समझ में नहीं आता। इसलिए मुझे लगता है कि ये ठीक है। इसलिए मैंने बोल दिया कि भाई 10 मार्च तक तो परसेप्शन में रोज बीजेपी हारेगी, रोज हारेगी। 10 मार्च को जीतना है और बीजेपी को तो परवाह नहीं, रोज हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन 10 मार्च को जीतना है और वो तो उन्होंने तय कर लिया। आपने पता नहीं वो आज तक वाला इंटरव्यू देखा कि नहीं देखा, जो अंजना ओम कश्यप ने इसका लिया था अखिलेश यादव का। तो वो तो मुद्दे की बात पे आ ही नहीं रहा। वो तो यदि कोई सवाल पूछ भी रही है तो भी बिल्कुल जैसे वो बच्चा होता है ना जो जाता है एग्ज़ाम में, वो कहता है कि सवाल कोई भी आए तो मैं तो वही लिखूंगा जो रट के लाया हूँ। कि साहब के आपने सब जगह यादव भर लिए थे 2012 से 2017 में, जो कि फैक्ट है, सब जानते हैं। तो कह रहा है आप बता दीजिए मेरे कौन से आईएएस और आईपीएस ऑफिसर यादव थे। अरे भाई, आईएएस आईपीएस ऑफिसर तो तुम चुनते नहीं हो, तुम चुनते होते तो भी तुम उनको भी यादव करते। तो पीसीएस में और पीपीएस में क्या हुआ था इनके यूपी स्टेट सर्विसेज में, उसकी बात तो कर नहीं रहे। आईएएस आईपीएस में यादव नहीं थे। ये अगर नहीं देखा है तो वो इंटरव्यू आप जरूर देखिएगा। और उसमें उसने उनसे सवाल पूछ लिया, वो बार बार उसको अंजना को ईमानदार कह रहे थे, तो उसने सवाल पूछ लिया कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का केस जो है, आय से अधिक संपत्ति का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो देखिए आप कैसा बिल्कुल चिढ़ के बोल रहा था। नहीं, वो देखो, मैं थक जाता हूँ, रिलैक्स होना चाहता हूँ, तब ऐसे इंटरव्यू देख लेता हूँ, क्योंकि कॉमेडी तो रिलैक्स होने के लिए होती है। अखिलेश का इंटरव्यू वगैरह मैं रिलैक्स होने के लिए देखता हूँ, राहुल गांधी में देख लेता हूँ, संजय राउत को मैं जब रिलैक्स होता हूँ तब सुनता हूँ, क्योंकि इससे अच्छा तो कपिल शर्मा भी रिलैक्स नहीं कर देता हमको। तो इनको अगर सुनना है हमें, तो अब देखिए कल परसों हमारे यहाँ कुछ हो गया तो संजय राउत बोलता है, अरे आपकी ऊंचाई क्या है, आप शरद पवार पर बोल रहे हो। अब शरद पवार की ऊंचाई का उनके काम से क्या मतलब है। तो जो एमएलए के बारे में बोल रहे थे, वो एमएलए बोला कि वो तो 2 इंच ज्यादा है मेरे से। तो इसका मतलब शरद पवार और पहली बार कोई एमएलए बनता है, उसकी लेवल हो गई क्या ऊंचाई से? ये कहां से लाते? एक कोई पवार का एमएलए हो किसी को बोलता है तुम्हारा दिमाग का, तुम्हारा मगज कहाँ है, ब्रेन कहाँ है? तो मैंने उस पर बोल दिया एक वीडियो में कि भैया उनका तो घुटने में है, इसलिए तो तुम मिनिस्टर बने हो, वरना तुम मिनिस्टर भी नहीं बनते।
तो ये क्या आर्गुमेंट हुई? जो सवाल पूछ रहे हैं वो छोड़कर हर बात, वो तो आराधना फिल्म का गाना है ना, वो आज सोमवार है कल मंगलवार है, वैसा। तो वो बाद में वो फरीदा जलाल गाना गाते बोलते, लेकिन वो ना कहूंगी जिसका तुमको इंतजार है। तो आप जो बोल रहे हो इंटरव्यू वैसा है। अंजना ओम कश्यप को जो जवाब चाहिए वो तो दूंगा नहीं, वो ना कहूंगी जिसका तुमको इंतजार है, आज सोमवार है। तो ऐसा ये लोगों ने पॉलिटिक्स का मजाक बना रखा है। तो रिलैक्स होने के लिए इंटरव्यू अच्छा होता है, वो सुनता हूँ मैं कभी कभी, बहुत थक जाता हूँ तो रिलैक्स होने के लिए सुन सकता हूँ। बाकी उसमें कोई कंटेंट है नहीं, कोई आशय नहीं है, तो उसमें हमारा टाइम बर्बाद क्यों करें? जी हाँ, चलिए अब चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों के ऊपर। हर्षद मालवीय कह रहे हैं कि सर जी ने कौन-कौन सी फ्री चीज़ें पंजाब में प्रॉमिस की हैं? दारू, अरे सर जी की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो कुछ भी फ्री में दे सकते हैं। दारू दे सकते हैं, 5,000 रुपए सबको दे सकते हैं, महिलाओं को दे सकते हैं। इसलिए सर जी तो सर जी हैं। नेक्स्ट। योगी जी को कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए? नवनीत जी पूछ रहे हैं। योगी जी कहीं से लड़ लें, अभी तो लेटेस्ट मेरे पास समाचार है कि अयोध्या में सर्वे हुआ है। मुझे प्रशासनिक सूत्रों से पता चला है कि मथुरा के साथ-साथ अयोध्या में भी सर्वे हुआ है, उनकी टीमें में आके गई हैं। तो पहले राउंड की जो सीटें हैं वो 2-3 दिन में आ जाएँगी, पता चल जाएगा, क्योंकि मथुरा पहले राउंड में ही है। हाँ, तो नेक्स्ट। वेस्टर्न भावना ज्यादा है। हाँ, यदि मथुरा नहीं होगा तो फिर अयोध्या होगा। कल्याण राम गंती, व्हाई योगी गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू रिजॉल्व स्ट्रे कैटल प्रॉब्लम इन द लास्ट 5 इयर्स। हाँ साहब, ये आवारा पशुओं वाली समस्या के बारे में क्या कहना है ओंकार जी आपका? अब तो काफी हद तक उसका समस्या का समाधान हुआ है। शुरू में काफी परेशानी थी किसानों को, क्योंकि जो गोधन था उसकी बिक्री पर एक तरीके से पाबंदी लगा दी गई थी। पाबंदी क्या लगा दी गई थी, ये कह दिया गया था कि जो ये कसाई वगैरह उनको ले जाते हैं खरीद करके और फिर अवैध बूचड़ खानों में उनको काटते हैं, वो सब चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं होंगी। बहुत बड़े पैमाने पर योगी सरकार ने अवैध बूचड़ खानों को बंद करवा दिया था, उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। तो शुरू में वो समस्या आई थी, लेकिन बहुत सारी गौशालाएं बनी हैं, कई इस तरह के स्टेप उठाए हैं। शिकायत है अभी भी लोगों को, लेकिन पहले जैसी नहीं। जी। नहीं, इस नेक्स्ट। इस पर मैं एक थोड़ी बात और एक्सटेंड करके बोलूंगा। देखो, हम देखते हैं वो अलग अलग कीटाणुनाशक दिखाते हैं, बाथरूम साफ करने वाला हो या लादी साफ करने वाला हो, फिनेल वगैरह कुछ दिखाते हैं। तो उसमें भी एक बात दिखाते हैं कि तो कितना भी साफ करे तो पूरा साफ नहीं होता, कुछ ना कुछ बच जाता है। ये दिखाना जरूरी माना गया है, क्योंकि कितना भी आप बोलो तो कुछ ना कुछ बचता है। तो आप बचा क्या है उस पर देखेंगे या 90% किया है इस पर देखेंगे? इस पर निर्भर है आपकी नजर कैसी। नेक्स्ट। मनीष सर, यूपी का चुनाव खानवा के युद्ध समान है। ये युद्ध हमें किसी भी कीमत पर किसी भी तरह जीतना है, और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार साथनी योद्धा चूक नहीं करेंगे। अब देखिए, अभी तो एबीपी भी जिता रही है, तो फिर और क्या कह सकते हैं। नेक्स्ट। मनीष कह रहे हैं सर, बीजेपी को 95% टिकट खुद के पार्टी के कार्यकर्ताओं को देना चाहिए। अभी बंगाल का उदाहरण हमारे सामने है। दूसरे को टिकट देना पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना है। आपके विचार? एक्चुअल में क्या है, हाँ भाऊ। नहीं, एक बात होती है, देखो शुरू में आपको अगर पैर जमाने हैं तो मैंने अब पहले भी बोल दिया है कि हमको एक ढांचा बनाना पड़ता है जिसमें बाम्बू लकड़ियां वगैरह लाते हैं हम, और जब कंक्रीट पक्का हो जाता है तो वो निकाल देते हैं। तो इस ढंग से जब नई पार्टी बनती है तो उसमें बहुत सारे, अब एक बात है कि है तो उतना ही स्पेस है, उसमें से ही आपको स्पेस निकालना पड़ता है। आहिस्ते आहिस्ते करके आपको मालूम है कि बंगाल में अगर पार्टी थी ही नहीं, 10 साल पीछे जाइए आप, 2014 में क्या बंगाल में पार्टी थी? खुद
नरेंद्र मोदी वहां जाकर भाषण देते वक्त क्या बोलते थे, भाई बंगाल में तो दीदी ठीक है, हमको दिल्ली में भेजो। ये खुद मोदी बोलते थे 2014-13 में। तो आज नहीं बोलते ना, 5 साल बाद बोले कि इसको हटाना है। तो पैर जमाने होते तब दूसरों को साथ में लेना पड़ता है, और जब पैर अब जमा लिए तो इसके बाद को उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको शुरुआत तो कहीं से ना कहीं से करना पड़ता है। देखो, आप किसी नए शहर में जाकर बस जाते तो पहले दिन तो आपका घर रेडी नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं किराए का घर लेना पड़ता है। तो पहले दिन ही आपका घर क्यों नहीं, ऐसा सवाल पूछना मुझे गलत लगता है। केयूर भावसर, सारे यादव नकली हैं क्योंकि समूचे यादव कुल का विनाश हो गया था गांधारी के श्राप से। द्वारका वालों को हो गया था, बाकी तो काफ़ी इधर उधर निकले हुए थे। नेक्स्ट, हमें अगर बीजेपी के 250-60 सीट आते हैं तो ऑपोजिशन मॉरल विक्ट्री हुई बोलना शुरू करेंगे, और फेक ओपिनियन पोल के द्वारा ऑपोजिशन ईवीएम में गड़बड़ है। अरे ईवीएम वाला तो पुराना हो गया, ईवीएम में गड़बड़ होती तो बंगाल का चुनाव हारती क्या भाजपा? तो सारी फालतू की बातें। ईवीएम तो क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी रिजर्व में जाती है तब यूज करने का जो ईंधन होता है उसको ईवीएम बोलते हैं। तो बाद में 10 तारीख के बाद ईवीएम पर रोना शुरू होगा, आज से नहीं। नेक्स्ट, इसी के साथ प्रश्नकाल समाप्त, आज के सेशन के भी समापन की घोषणा। और भाव को बहुत बहुत धन्यवाद, ओंकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.